यूजीसी के एक्स चेयरमैन है मेंबर उसमें, और इंडियन नॉलेज सिस्टम के जानकार कई लोग मेंबर हैं। और जो फिजिक्स साइंस के लोग वो जानते होंगे, प्रोफेसर एससी वर्मा जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बहुत बड़े एक चर्चित, भारत स्तरीय नहीं बल्कि आसपास के देशों में लोग उनको बुलाते हैं, वो हमारे बोर्ड के मेंबर हैं। और हमारे विज्ञान की किताबों को बनाने की कमेटी के अध्यक्ष भी वही हैं। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने मनिंदर अग्रवाल साहब जो प्रोफेसर हैं आईआईटी के, जो पद्मश्री हैं भारत सरकार से, वो हमारे कंप्यूटर शाखा को हेड करते हैं। हमारे गणित शाखा को हेड करते हैं मुंबई के प्रोफेसर आईआईटी के प्रोफेसर कृष्णमूर्ति रामचंद्र सुब्रमण्यम, जो अमेरिका से लेकर अनेक जगहों पर जाते हैं। और अमेरिका और विदेश के भी कई मैथमेटिशियंस को हमने मेंबर रखा है, ताकि भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक जो उपलब्धियां हैं विज्ञान और गणित में, उनके बीच में एक सुंदर समन्वय हो सके। न आधुनिक विज्ञान अछूता रहे और न प्राचीन ज्ञान परंपरा अस्पृश्य रह जाए, इसका ध्यान रखा गया है। और भारत सरकार के ही वर्तमान में पहली बार भारत सरकार ने, आदरणीय मेहता जी, बनाया कि अभी तक कोप से करती थी इक्विवेलेंस बोर्डों के बीच में कि इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन्स के लिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए ये बोर्ड का सर्टिफिकेट मान्य होगा कि नहीं होगा। तो बोर्ड के मध्य में इक्विवेलेंस समकक्षता निर्धारित करती थी कोप से, जो स्वयं गवर्नमेंट द्वारा इसके लिए अधिकृत नहीं थी। तो भारत सरकार ने पहली बार हम लोगों की पहल पर ही एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज को नोटिफाई किया कि भविष्य में इक्विवेलेंस ये जारी करेंगे, और उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया। और उसके आधार पर भारतीय शिक्षा बोर्ड ने अप्लाई किया और एआईयू ने हमें 3 अगस्त 2022 को इक्विवेलेंस दिया भारत के सभी नेशनल स्टेट बोर्ड के समकक्ष। और उसमें उन्होंने लिखा कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सारे एम्प्लॉयमेंट के लिए, सारे यूनिवर्सिटीज के एडमिशन्स के लिए ये बोर्ड उसी तरह मान्य होगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से सेटअप नेशनल बोर्ड होता है। यूजीसी ने भी सारे कॉलेजेस को पत्र जारी किया, एआईसीटीयू ने भी सारे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को पत्र जारी कर दिया, और राज्यों में भी जाकर के हमने राज्य सरकारों से भी इस परिपत्र के आधार पर एक अधिसूचना जारी कराया। 1-1.5 साल पहले ही गुजरात सरकार ने भी ये सूचना जारी कर दी है कि गुजरात बोर्ड के समकक्ष भी है, नेशनल बोर्ड भी है, और हमारे प्रदेश में विधिमान्य है। और इस तरह से भी 13-14 और राज्यों में भी हमें प्राप्त हो गई, यद्यपि आवश्यकता नहीं थी क्योंकि भारत सरकार ने दे दिया था। लेकिन मैं जानता हूं, चूंकि प्रशासनिक सेवा में रहा हूं, कि किस तरह की समस्याएं नीचे स्तर पर होती हैं कि जिले का अधिकारी कहेगा कि हमारे पास तो परिपत्र ही नहीं आया है, भारत सरकार उन्हें तो सीधे भेजेगी नहीं, और अगर राज्य सरकार ने उनको भेजा नहीं तो अननेसेसरी वो एक अदब समस्याएं पैदा करते हैं। तो उन कारणों के लिए मैंने हर राज्यों में जाके उनके माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव शिक्षा, सबसे मिल करके जितनी बार भी मिलना पड़ा, नोटिफिकेशंस जारी करा दिया है। तो आप हमारे विद्यालय से जुड़ सकते हो। और आदरणीय मेहता जी और परिमल भाई से मैं ये अनुरोध करूंगा कि बाकी तो शेष बातें हम पुस्तकों के बारे में भी कुछ बात करेंगे आपसे, करिकुलम के बारे में बात करेंगे, बाकी जो लोग रहेंगे यहाँ पर। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध सिर्फ करना चाहता हूँ कि यद्यपि आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स लिया होगा, साथ में कुछ प्राइवेट पब्लिशर की किताबें भी लिया होगा रेफरेंस के लिए। उस समय चूंकि बीत गया, ये किताबें आप व्यवस्था कर लेते हैं फरवरी में ही, मार्च में ही। तो चूंकि ये हमारा जो एनसीएफ आया भारत सरकार का, ये आया 29 सितंबर को 2023 को। यद्यपि हम 2 साल से प्रयास कर रहे थे पुस्तकों के लिए अपने, और अच्छी बात ये थी कि जो हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रस्तावित प्रतिवेदन में जो बातें लिखी थी 2020 की नई शिक्षा नीति में 80% उसमें प्रतिबिंबित हो गया। तो इसलिए हमें पुस्तक बनाने की प्रक्रिया हमने जारी रखी कि हमारी बातें तो है उसमें, एनसीएफ आ रहा होगा तो उसके अनुरूप कर लेंगे। जब 29 सितंबर को आया तो उसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं थी।
उस भिन्नताओं के कारण हमने किताबों को थोड़ा रीमोल्ड रीस्ट्रक्चर करना शुरू किया। उसमें विलंब हुआ तो हमारी छठी तक भी किताब बनने में मार्च एंड हो गया। लेकिन एक आग्रह आपसे जरूर करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग राष्ट्र प्रेमी हैं और ये हमारा जो एक बोर्ड का गठन हुआ है वो राष्ट्र को केंद्र में रख के, भारत बोध को केंद्र में रख करके और एनसीएफ की सभी दक्षताओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते हुए ही विकसित किया गया है। और जब इस धरती पर हमारे बोर्ड के गठन में गुजरात के ही मनीषियों का आशीर्वाद रहा है, प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की कि होना चाहिए, और जितने इसमें समस्याएं आई पग पग पर, उसके लिए हमने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री जी का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने हमेशा दरवाजा खुला रखा अपना, और उन्होंने जहां कहना हुआ जिस चीफ मिनिस्टर से उन्होंने तत्काल फोन किया कि भाई ये जा रहे हैं, इनको सुनो, इनकी बात को। और ये हमारा बोर्ड है। उसी के कारण केरल और बंगाल अभी तक कर भी नहीं पा रहा है, मेरे कई बार प्रयास के बावजूद। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप उस सारी पुस्तकों को सारे बच्चों को देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर नर्सरी से लेकर के अगर छठी तक की जो किताबें हैं उसका अगर सिर्फ आप एक एक सेट एक कक्षा की मंगा लें, हर विद्यालय जो भी 517 लोग हैं, और उसको अगर प्रधानाचार्य और शिक्षक एक बार देख लें, और जो ऑब्जेक्टिव हमको दिया गया था, एंशिएंट विजडम ब्लेंडेड मॉडर्न एजुकेशन, हमारे बायलॉज में लिखा है पहली लाइन, ऐसा इस आधार पर कोई बोर्ड गठित नहीं हुआ है, ना स्टेट बोर्ड ना नेशनल बोर्ड। तो उसको अगर आप उसको आकलन करेंगे और उसको देखेंगे तो शायद आप अगले वर्ष किसी प्राइवेट पब्लिशर से नहीं लेंगे, हमसे लेंगे। और धीरे धीरे जब आपको हमसे जुड़ने का वातावरण बन जाएगा तो हम फिर राज्य सरकारों से भी कहेंगे कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ हमारी किताबों को भी ऑप्शन के रूप में चालू कर दो, तो एक बड़ा माहौल बनेगा धीरे धीरे। फिर कुछ विद्यालय जब आपके अभिभावक और आप उन पुस्तकों को देखेंगे और भारतीय जड़ों से जुड़ने का भाव देखेंगे तो शायद फिर हो सकता है अभिभावक भी आपसे कहें कि अब आप अपने बोर्ड को भी भारतीय शिक्षा बोर्ड से कर लो। अचानक आप उनसे कहें तो हो सकता है उनके मन में तरह तरह के परिवर्तन के विरुद्ध जो एक स्वाभाविक प्रतिरोध होता है उस तरह के भाव आ सकते हैं। लेकिन गुजरात की धरती पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके अंदर वर्षों से सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन से लेकर आज तक की पूरी ऐतिहासिक यात्रा में भारतीय संस्कृति के एक प्रतिमान के रूप में भूखंड रहा है, पावन भूमि। और महर्षि दयानंद और महात्मा गांधी जिस भारतीय जड़ों से जुड़ने की शिक्षा की बात करते थे, और सौराष्ट्र से स्वामी विवेकानंद जी का भी बहुत अद्भुत संबंध रहा है, और सौराष्ट्र का अर्थ ही होता है सौर राष्ट्र, सूर्य का देश। तो अगर आपके यहां प्रकाश नहीं फैलेगा भारतीय संस्कृति की तो हम कहां उम्मीद करेंगे आपके अलावा। तो इसलिए आपसे मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, आपके लिए 4-5 हजार रुपए इतनी बड़ी बात नहीं किसी विद्यालय के लिए। मैं जानता हूं गुजरात में कोई नहीं है इतना, तो आप कभी जाकर के कहीं न कहीं दान दक्षिणा रोज करते होंगे आप लोग। एक बार एक भारतीय शिक्षा की दिशा में बढ़ते हुए कदम को एक थोड़ी सी आहुति दें, और हमने जो विद्वानों की आहुति उन पुस्तकों में दिया है उससे साथ जुड़ करके देखें। हाँ, ये बात जरूर है कि जब आप जुड़िएगा तो अपने जो उस विषय के जो अध्यापक होंगे, आपके परिमल भाई और मेहता भाई से बात करके हम एक ऑनलाइन उस विषयवार अलग अलग हम प्रशिक्षण भी देंगे। और एक अंतिम बात आपके सामने जो मैं कह रहा हूं कि आपने शिक्षा के मूलभूत दर्शन पर आपने अपनी बात को शुरू किया था चंद शब्दों में। एक सवाल उठता है कि आजकल भारतीय ज्ञान परंपरा की बात बहुत सारे लोग करते हैं, कभी कभी लोग उबने भी लगे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, बताओ ना क्या है, क्या डाल रहे हो तुम। कई लोग ये भी सवाल कर देते हैं कि क्या आप किसी पार्टी के एजेंडे को तो नहीं लेके चल रहे हैं, ये भी कभी कभी उठाते हैं सवाल। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, मैं बस 2 मिनट में जो मैं समझ के कर रहा हूं आप उसको पसंद करेंगे।
कि भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ ये नहीं है जो हम ले आएंगे बच्चों को कि शास्त्रों में, विभिन्न शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है सब हम उनको याद कराएं, रटाएं, ऐसा नहीं है। हम उस भारतीय ज्ञान परंपरा के उन अध्यायों को, उन विषयों को, उन कथानकों को लेंगे जो वर्तमान के जीवन शैली के लिए, वर्तमान में वैश्विक प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता में सामर्थ्यवान होने के लिए और 21वीं सदी की जो समस्याएं खड़ी हैं, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, असंतुलन, युद्ध, आतंकवाद, आर्थिक विषमता की, नारी की अस्मिता की, उन सारे सवालों का हमारे भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परंपरा में क्या समाधान रहा है और उसका आधुनिक स्वरूप क्या हो सकता है, उसका निचोड़ लेकर के हम अपनी पुस्तकों में दे रहे हैं। और उसको प्रवचन के रूप में नहीं, उसको याद कराने के रूप में नहीं, बल्कि विशिष्ट रूप से कथानकों, विषय वस्तुओं का चयन करके आधुनिक संदर्भ में अभ्यासों को बनाकर, जहां आवश्यक हुआ उस कथानकों में थोड़े बहुत संवादों में परिवर्तन करके, और केंद्र में भारत की वैदिक मूल्य, उपनिषद के मूल्य, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन को भी सम्मिलित करते हुए, भगवद गीता के दैवी संपद को सम्मिलित करते हुए, ब्रह्मसूत्र को सम्मिलित करते हुए, और जो एक मूल अवधारणा खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित की जो सामाजिक विज्ञान, जिसकी जो अवधारणाएं रही हैं और जिनकी आज भी उपादेयता है, आज भी प्रासंगिकता है, उन्हीं को हम देंगे ताकि वो बच्चे उससे जुड़े और भविष्य में उसमें शोध करने की भी प्रवृत्ति हो। और पूरी दुनिया आज योग आयुर्वेद की ओर देखने लगी है, हमारी ज्ञान परंपराओं की ओर मुड़ने लगी है। आज ही नहीं मुड़ी है, पूरा का पूरा गणित विज्ञान बहुत विस्तार हो जाएगा, बहुत पूरा का पूरा गणित विज्ञान पाश्चात्य का केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से प्रेरणा लिया है। और फिजिक्स की जो शोध की प्रवृत्ति है, मैं खुद भौतिकी का विद्यार्थी हूं, शोध करता रहा हूं, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का और महर्षि गौतम का न्याय दर्शन, ये दोनों कोई पढ़ ले तो कोई कह ही नहीं सकता बिल्कुल कि भारत की जो ज्ञान परंपरा हुआ वैज्ञानिक है, क्योंकि बिना वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के तराजू पर तौले हुए किसी भी सत्य का अन्वेषण हमारे यहां नहीं हुआ है। तो हमें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भाष्य लिखने होंगे। तमाम कालखंड में भाष्य हुए हैं हमारे प्राचीन शास्त्रों के। आवश्यकता 21वीं सदी में उन शास्त्रों के किन मूल्यबोधों की, किन प्रासंगिकता के साथ चर्चा होनी चाहिए, वह हमारी पाठ्यपुस्तकों में अवचेतन मस्तिष्क के शिल्पन के लिए मैं ला रहा हूं। तो ये ध्यान रखा गया और बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, अगर उसमें कोई संशोधन भी आपको लगेगा, एक ही सेट इसलिए मंगाने कह रहा हूं मैं, क्या मंगा के देखिएगा, जुड़िएगा, हमें राय भी दीजिएगा। अकेले एनपी सिंह या पूज्य स्वामी रामदेव जी या प्रधानमंत्री जी यात्रा नहीं लेके चल सकते हैं, उसमें जन सहयोग होना जरूरी है, जन आस्था होना जरूरी है। और जब आप सब, हम सब मिल करके करेंगे, तब संगक्षुद्धम संवदद्धम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना ना उपासते, वो भाव तभी आ पाएगा। तो जैसे एक सवाल बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि ये हाउ द भारतीय शिक्षा बोर्ड विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर बोर्ड। जब ऑलरेडी एक एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, एक कंपोजिट एक बोर्ड के रूप में काम कर रहा है, स्टेट बोर्ड्स भी हैं, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक बहुत ही बौद्धिक प्रश्न मस्तिष्क में आ सकता है। दूसरा, ये बोर्ड बाकी बोर्ड से भिन्न किस तरह होगा, ये भी एक सवाल होगा। एक सवाल ये भी दिमाग में होता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड अगर हमने अपना लिया और हमारे बच्चे उस बोर्ड से पढ़ेंगे और जो सर्टिफिकेट पाएंगे
उस सर्टिफिकेट की मान्यता दूसरे बोर्ड, दूसरे प्रदेशों में होगी कि नहीं होगी, उनकी नौकरी के लिए होगी कि नहीं होगी, उनकी विधि मान्यता विदेशी विश्वविद्यालयों में जाने पर होगी कि नहीं होगी, ये सब भी एक आशंकाएं मन में होना बहुत स्वाभाविक है। और एक प्रश्न ये भी आता है कि जो मैंने थोड़े थोड़े संकेत दिया था आपके अध्यक्ष और महामंत्री जी के समक्ष, कि भारतीय ज्ञान परंपरा का नाम लेकर कहीं हम भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यबोधों से डेविएट करके, विपथित हो करके जो हमारे समाज में बुराइयां आ गई, कहीं हम उनको पुनर्बल प्रदान करने के लिए तो नहीं एक नया माध्यम चुन लिया है। क्योंकि जो आम आदमी है, मैं थोड़ा स्पष्ट कहूं कि जैसे जाति वैमनस्य है, एक उदाहरण के लिए, यह किसी भारतीय मूल्यबोध की मूल संस्कृति, प्रकृति नहीं रही है। जन्म के आधार पर किसी को वरीयता देना, श्रेष्ठता देना या हीनता प्रदान करना, ये भारतीय संस्कृति के किसी भी मौलिक ग्रंथों में नहीं है। किसी किसी स्मृति ग्रंथों में उसमें प्रक्षेपण कर दिया गया, बाद में कुछ श्लोक मंत्र डाल दिए गए। जैसे विकिपीडिया पर आप जो चाहो, खुला है, कोई पासवर्ड नहीं, डाल दो। तो उस तरह से लोगों ने अनेक कालखंडों में थोड़े थोड़े संशोधन किए, लेकिन जो मूल आत्मा अगर आप देखेंगे और संस्कृत के व्याकरण के आधार पर जब कालखंड का निर्धारण करेंगे, तो आपको लगेगा कि मूल ग्रंथों में, मूल स्मृतियों में इस तरह का कोई भाव नहीं था जिस तरह की विकृतियां दिखती हैं, जिस तरह के कभी कभी अंधविश्वास दिखते हैं, जिस तरह से तंत्रवाद दिखते हैं, इस तरह का कोई भी भारत की मूल मूल्यबोधों में नहीं रहा है। तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा को उसी जो बेसिक, जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, उसको ही मानते हैं। जो भारत की मूल संस्कृति है, जो एकात्म की संस्कृति है, जो सब में ईशोपनिषद के अनुसार ईशा वास्यविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य सद्दनम, कि प्रत्येक घटकों में एकत्व देखती है। मात्र मनुष्य में ही नहीं, समस्त जीव जंतुओं, प्राणियों में और ब्रह्मांड के सभी घटकों में एकत्व देखती है। वह संस्कृति इतने विभाजन को कैसे महत्व दे सकती है? हाँ, समूह समाज में होते ही हैं, अलग अलग उद्यमों के आधार पर, अलग अलग दक्षताओं के आधार पर एक समूहों का बनना एक समाज की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उन समूहों को अवसर होना चाहिए, जिसको कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी। एक अवसर की समानता होनी चाहिए कि जो जितने बौद्धिक और शारीरिक रूप से सामर्थ्य कर सकता हो, शौर्य रख सकता हो, लेकिन धैर्य के साथ, करुणा के साथ, न्याय के साथ, उसको उतना अवसर मिलना चाहिए। मात्र कहीं जन्म के आधार पर किसी को मिलना चाहिए, ऐसा कोई भी भारतीय संस्कृति के किसी भी मूल ग्रंथों में कहीं भी इस तरह की कोई भावना नहीं है। लेकिन स्वाभाविक रूप से कोई एक दर्शन जब 4000 6000 साल चलता है, तो अपने जो मूल उसके नैतिक मूल्य होते हैं, जो उसका दार्शनिक मूल्य होता है, व्यवहार में आते आते कुछ प्रकार की विसंगतियां होना स्वाभाविक है। दुनिया के हर दर्शन के साथ हुआ है। आप देखिए ना, इस्लाम का अर्थ होता है शांति। इस्लाम शब्द का जो अरबिक वर्ड है ये, इसका अर्थ होता है शांति। लेकिन आप देखिए कितनी शांति है उस दर्शन के व्यवहार पक्ष में। क्रिश्चियनिटी के आत्मा में है करुणा। न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट आप पढ़िए तो करुणा है, प्रेम। रोज युद्ध हो रहे हैं, और युद्ध ही नहीं हुआ, विज्ञान जिसको सबसे अधिक वो प्रचारित करते हैं कि सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, और किसी भी संस्कृति में, भारत में भी कभी विज्ञान आया ही नहीं, था ही नहीं। ये तो हमने ही विज्ञान दिया पूरी दुनिया को, न्यूटन से शुरू किया, कोपरनिकस से शुरू करके दिया।
ये जो भाव व्यक्त करते हैं उसका विज्ञान का क्या प्रयोग किया उन्होंने? प्रेम और करुणा आधारित दर्शन के लोगों ने क्या प्रयोग किया? उद्योग लगाए विज्ञान के आधार पर, अच्छा किया, लेकिन उसके लिए कच्चा माल चाहिए था और अपने उत्पाद के लिए बाजार चाहिए था। तो वस्तुओं की गुणवत्ता के आधार पर नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टेड मार्केट, कि हमारे माल को प्रोटेक्शन मिले और किसी की प्रतिस्पर्धा ही ना हो, उसके लिए उन्होंने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, कॉलोनीज। जब कॉलोनीज बनाना शुरू किया, दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू किया, तो उसके लिए युद्ध था, तो बेहतर हथियार चाहिए थे, तो उस विज्ञान का प्रयोग उन्होंने किया हथियार के लिए। थी तो करुणा केंद्र में, और कहां से कहां चला गया, बहुत जल्दी चला गया। हमारा दर्शन तो हजारों साल से, लेकिन दर्शन की शाश्वतता तभी रह पाएगी कि जब हम उस दर्शन की मूल आत्मा को समझें, उसके निकष तत्व को समझें, उसके कोर इसेंस को समझें, और युग कालखंड के साथ साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता को भी ध्यान में रखते हुए, वैश्विक मूल्यों को भी ध्यान रखते हुए, अपने उदात्त मूल्यों को प्रासंगिकता देने के लिए समय समय पर उसमें परिष्करण परिमार्जन की भी आवश्यकता होती है, जैसे आपके प्रोडक्ट में होती है। जो उद्यमी है अपने प्रोडक्ट को हमेशा वैल्यू एडिशन करता रहता है, तो उसी तरह से हमें भी अपने मूल वैल्यूज को बिना उसके कोर को बिना हिलाए, नाभिकीय तत्व को ठीक रखते हुए, अगर उसमें कहीं कोई व्यतिक्रम आ गया है तो उसका परिष्करण परिमार्जन जरूरी है। और यह हमने किया है भारत में। सिर्फ अगर एक सहस्त्राब्दी को छोड़ दीजिए, 12वीं शताब्दी से लेकर के और आज तक पिछली सारे 3-4 हजार सालों की शताब्दी को देखिए, सहस्त्राब्दियों को भी देख लीजिए। जैसे आपकी गुजरात की धरती, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में सबसे पहले भारत में व्यापार कहां से शुरू हुआ? जो ज्ञात इतिहास है, उस ज्ञात इतिहास में भारत का व्यापार करने की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? गुजरात के लोथल से होती है। जो लोथल पोर्ट आपका, जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में मिला है, ये सबसे बड़ा जलयान का बंदरगाह था ये, और यहीं से अरेबियन कंट्रीज को बिजनेस शुरू होता है। और दूसरा पोर्ट बनता है केरला में उसके बाद। तो केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, केरला स्कूल ऑफ साइंस, जो वहां पर एक चर्च ने हमारी सारी पांडुलिपियों का अध्ययन किया, और गुजरात के लोथल से यहां की ज्ञान परंपरा को ले गए अरेबियन कंट्रीज में पहले।